अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारा टॉपिक होगा फैच का। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एसिंक अवेट, तो आज मैं डिस्कस करने जाऊंगा फैच। फैच का जो मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम क्यों यूज करते हैं और उसकी क्या वजह है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आज आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ कमेंट की फॉर्म में फैच। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ फैच। अच्छा, फैच क्यों यूज होता है, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले जब आपको हमेशा ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास डेटा आता है क्लाइंट साइड पे, तो हम उसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो हम उसको डील करते हैं फैच के मेथड से, हम उसको कॉल करते हैं। हमें जब HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है अपने सर्वर से, हम सर्वर से कहते हैं, एक रिक्वेस्ट सर्वर से करते हैं कि हमें ये वाला डेटा लाके दो। ठीक है, तो हम उसके जो हमारा फैच का मेथड होता है, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं अपने सर्वर से और हम कहते हैं कि हमें ये वाला डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी API से डील कर रहा हूँ और मुझे उससे उस API से डेटा चाहिए, तो API से डेटा के लिए फैच करने के लिए हम HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। किसके थ्रू? फैच के मेथड के थ्रू। तो जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास कुछ फेक API हैं जो जिनका मैं आपको बता देता हूँ। हम उनसे डील करते हैं और वहां से अपना फैच का जो मेथड है उसको चला के HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करके और हम अपना डेटा लेके आते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने ब्राउजर पे चला जाता हूँ और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फेक API मिल जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं ना रेस्ट API की, तो वही आपको यहाँ पे मिल जाती है और आपके सामने डमी डेटा होता है बहुत सारा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फैच का मेथड चला के और यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू इस API से आप डेटा को फैच कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डेटा डमी डेटा मौजूद है, जैसे पोस्ट का डेटा हो गया, कमेंट्स का हो गया, एल्बम्स का हो गया, इसके अलावा हो गया फोटोज का। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग आपके सामने डमी डेटा मौजूद है। इसके अलावा सेकंड वाली जो होती है वो होती है डमी जेसन। एक ये वेबसाइट है जहां से आप अपनी फेक API अपनी फैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके सामने डमी डेटा मौजूद है बहुत सारा, जैसे कि प्रोडक्ट्स का डेटा है, कार्ड्स का है, यूजर्स का है। ठीक है, तो मैं आपको मैं यही रेफर करूंगा कि आप डमी जेसन वाली API को यूज करिए और इसके डेटा को यूज करें, और वो भी प्रोडक्ट्स का डेटा, क्योंकि ये मीनिंगफुल डेटा है। इससे आपके समझ में आएगा कि ये डेटा रीडेबल होगा, मतलब कि आपको समझ में आएगा कि हाँ किस टाइप का डेटा इसके अंदर रखा हुआ है। अगर आप जेसन प्लेस होल्डर में जाएंगे तो इसमें उस टाइप का डेटा है कि वो रीडेबल नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा यार ये डेटा किस टाइप का। ठीक है, तो मैं यहाँ से इससे डील करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं फैच की एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ। अच्छा, उससे पहले जब मैं फैच का मेथड यूज करूंगा तो उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स क्या है, हम इनको क्या कहते हैं, तो इनके लिए मैं लिख देता हूँ ऊपर कमेंट्स में, इसे हम कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। ठीक है, ये कौन से फंक्शंस होते हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जिनके कॉल करते ही डिक्लेयर करते ही कॉल हो जाते हैं। ठीक है, हम इनको ज्यादातर यूज इनके अंदर ही करते हैं, जैसे कि हम कोई भी HTTP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इस फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं बना लेता हूँ अपना एक async फंक्शन। सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना एक async फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना फैच का मेथड यूज करना है और API से डेटा को फैच करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फैच का मेथड। मैंने फैच लिखा, प्रीडिफाइंड मेथड है जावास्क्रिप्ट का, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अवेट, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एसिंक अवेट पढ़ाया था। ये क्या करता है, ये API से डेटा जब हम फैच कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या करता है कि अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है डेटा को फैच करने में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड कर जाएगा और दूसरी कोई स्टेटमेंट अगर चल रही होगी तो उस स्टेटमेंट को चला लेगा और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आके इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, रन कर देगा। ठीक है, तो वो वाला हिसाब आपको समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास में जो मैंने आपको समझाया था।
अगर नहीं समझ में आया तो आप एसिंक अवेट की वीडियो बिल्कुल स्टार्ट से देख सकते हैं, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो उसी पे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आप आगे चलते हैं और इसके अंदर हम एड्रेस देते हैं कहां से अपनी जो एपीआई से डेटा में फैच करना है उसका एड्रेस। तो आप देखें यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा पूरा, थोड़ा सा हैंग हो गया था मेरा पीसी, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एक पूरा जो हमारा डमी जेसन का है, ठीक है। तो यहां से मैं इस पूरे डेटा को सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को कॉपी करता हूं। अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ, मैं इसको उठा के भी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसका रीजन समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से डिक्लेयर हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से लिखा हूं, ठीक है। ये मैंने लिंक लगा दिया। अब देखिए ये फैच जो है ना, हमें ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। अब जब प्रॉमिस रिटर्न करता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, अगर आपने मेरी प्रॉमिस की वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिफाइन किया था कि प्रॉमिस हमें रिटर्न क्या करता है। प्रॉमिस की दो स्टेट्स होती है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व हो जाता है तो हमें वो देन कॉल करवाना पड़ता है, और देन के अंदर हमें जो भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे देन, और देन के अंदर आपको पता है कि हमें एक फंक्शन पास करना होता है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकता हूँ, फंक्शन का कीवर्ड यूज करके, और उसका एक एनोनिमस फंक्शन बना के पैरामीटर यूज करके, और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता हूं। लेकिन मैं मैं पहले सबसे पहले यही कर लेता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किस तरीके से काम करना चाह रहा हूं, फिर मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आएगा, और उस रिस्पॉन्स के डेटा को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, जेसन में। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये कि ये वाला फंक्शन आई थिंक रन ना करे, यहाँ पे चलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ आपको डायरेक्ट एरो फंक्शन पास करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, हम जल्दी से इसमें देन के अंदर एरो फंक्शन चला लेते हैं, और उस एरो फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स का आर हम स्मॉल रख लेते हैं। और जब इस रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आएगा तो एरो फंक्शन एरो बना के और रिस्पॉन्स करके क्या करूंगा, डॉट जेसन। अब ये डॉट जेसन क्या करेगा, अगर आपके पास जेसन की फॉर्म में डेटा आ रहा है तो आप जेसन में कन्वर्ट कर दोगे, अगर आपके पास डेटा आ रहा है इसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में तो आप डॉट text लिखोगे, और उसका मेथड यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से मुझे देन चलाना पड़ेगा, और इस देन के अंदर मैं क्या करूंगा, अब इस देन के अंदर एक और मैं पैरामीटर पास करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, या मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट्स, और दोबारा से एरो बनाया, और मेरे पास किसमें आ रहा डेटा, कंसोल में। हम जरा जल्दी से राइट कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास डेटा किस टाइप का आ रहा है। ऑल्टर शिफ्ट एफ करके इसको फॉर्मेट कर लूंगा ताकि एक ही लाइन में मेरे पास आ जाए और आपको अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। इसको जल्दी से जाके लाइव सर्वर पे रन करते हैं। आपको मालूम होगा कि HTTP रिक्वेस्ट जब भी जनरेट करते हैं तो उसको हम रन करते हैं लाइव सर्वर पे, वरना तो ये नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बीच में, इनको क्लियर रखिएगा अपने जहन में, वरना तो आप एरर में फंस जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, 404 का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई, देख लेते हैं जरा क्या वजह है यहाँ पे, क्या रीजन है जिस वजह से 404 एरर दे रहा है। ये इसको आई थिंक यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसको पेज नहीं मिल रहा, तो इस वजह से 404 एरर जनरेट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, दोबारा से इसको चला के देख लेते हैं। तो हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। अब वो डेटा किस टाइप का है, ये हमारे पास देखिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ से 1 को गायब किया, ऑल्टर जेड करके दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। अभी भी डेटा आ रहा है, उस वक्त कुछ मसला हो गया होगा लाइव सर्वर में, इस वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन अभी देखिए मेरे पास सिर्फ 1 आईडी का डेटा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ID 1 कॉल की हुई है। अगर मैं इस ID को हटाता हूँ तो मेरे पास टोटल जितना भी डेटा होगा, मेरे पास जितनी पोस्ट थी कितनी थी, 30 थी प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास 30 प्रोडक्ट्स का क्या आ रहा है, एक डेटा आ रहा है, इसकी फॉर्म में, एरे की फॉर्म में, और हर एरे के अंदर क्या बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स की एक एरे बनी हुई, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसको जब आप डिस्प्ले करवाने जाएंगे तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा वो भी आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरा काम हो गया, प्रोडक्ट्स का डेटा मेरे पास प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स कॉल करते हैं एरो फंक्शन के अंदर, तो हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए, और अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सारी चीजें करूंगा परफॉर्म। अब आपको मालूम है कि अगर मैं बात कर रहा हूं एक एरे की, और एरे के अंदर से मुझे हर एक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो एरे की हर एक वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए 1 बाय 1
प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर ईच का लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले मुझे लिखना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, आपको मालूम है प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आ रहा था, आपका आ रहा था इसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स का डेटा रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हटा के डेटा ही कर लेता हूँ, ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। और इसको दोबारा से इसको भी डेटा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स की हमारे पास एक एरे रखी होगी। ठीक है, अब क्योंकि हमें फॉर ईच चलाने में डॉट लगा के हम फॉर ईच कर लेते हैं, तो फॉर ईच का हमारे पास ये लूप आ जाएगा, पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। एरे हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एरे पड़ी है कौन सी, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और हमारे पास जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, हर एक फॉर ईच के जब लूप चलेगा तो हर एक प्रोडक्ट्स का डेटा इस एलिमेंट के वैल्यू मैंने इसको कर दिया, वैल्यू के अंदर आएगा। और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं जल्दी से कंसोल के अंदर कि इस वैल्यू के अंदर क्या चीज आ रही है हमारे पास। अच्छा, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो वो हम देख लेंगे अभी। दोबारा से इसको रन करते हैं जरा यहाँ से लाइव सर्वर पे और देख लेते हैं भाई क्यों नहीं हो रहा ये रन, सही तरह से क्यों नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखें, क्योंकि वो हो सकता है इस ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम आ गई। देखें, अच्छा सही आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहा था। मैंने आपको बताया था एपीआई से डेटा को फैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो टाइम ले रहा होगा, इस वजह से हमारा डेटा प्रिंट नहीं हो रहा था। आप देखें, हर एक ऑब्जेक्ट आपकी वैल्यू के अंदर आएगा और वो यहाँ पे आगे वन बाय वन क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। किस तरीके से लूप चल रहा है आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि इस प्रोडक्ट की हर एक वैल्यू आएगी वैल्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको वन बाय वन प्रिंट करवाऊं, किसके अंदर, इसको वन बाय वन प्रिंट करवाऊं मैं बूटस्ट्रैप के कार्ड के अंदर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का एक कार्ड यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से, और यहाँ से मैं जाता हूँ गेट बूटस्ट्रैप करता हूँ। गेट बूटस्ट्रैप में गए और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक लिंक लगाना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। टाइटल के बाद कंट्रोल वी और ऑल्टर जेड करके इसको मैं क्या करूंगा, एक मल्टीपल लाइन में इसको फॉर्मेट करके लिख दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मेट हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रूट एलिमेंट बनाना होगा जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, कार्ड्स बनाएंगे, इसको गेट करेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जल्दी से रूट एलिमेंट बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे डॉट। कंटेनर के अंदर मैं कार्ड बनाना चाहूंगा, तो कंटेनर के अंदर मैंने क्या बनाई, एक रॉ बनाई, क्योंकि हम जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिव कार्ड बनाएंगे, तो एक रॉ बना देंगे और इस रॉ के अंदर हम आईडी देंगे। इसको आईडी दे देते हैं जल्दी से, रूट एलिमेंट की हमने आईडी दी इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर क्या देंगे, कुछ ब्रेक पॉइंट्स बना लेते हैं, कॉल एलजी। और इसको मैं कह देता हूं कि मुझे लार्ज साइज की स्क्रीन पे जो कार्ड्स दिखे वो कितने दिखने चाहिए, 4 दिखने चाहिए। तो हर आपको पता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर एक रॉ के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। तो मैं 12 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 4 3 से 12, मतलब कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको मुझे 3 असाइन करना पड़ेगा कि लार्ज साइज की स्क्रीन पे क्या कर दो, 3 में डिवाइड कर दो। इसी तरीके से अगर आप और भी ब्रेक पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स ले लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, और यहाँ मैं मीडियम साइज के लिए भी ले लूंगा एमडी करके और इसको 4 कर दूंगा। इसके अलावा दोबारा से इसको एसएम कर दूंगा, एसएम के लिए भी स्मॉल साइज की स्क्रीन के लिए भी डिफाइन कर दूंगा और इसको 6 कर दूंगा। ठीक है, इतना काम मेरा हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर कार्ड बनाना है। ठीक है, तो कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे जल्दी से और यहाँ से हम देखेंगे अपने कार्ड्स, और तो ये बूटस्ट्रैप के मेरे पास कार्ड्स आ गए। अब इन कार्ड्स को क्या करते हैं, यहाँ से लाके जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट करना। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिए। अब मुझे बिल्कुल इसी तरीके से कार्ड चाहिए थे, तो हम यहाँ से उठा के इसको क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए होगा, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे एडिट कर लूंगा। तो इस कॉल को उठा के यहाँ से इस कॉल को उठाएंगे, रूट एलिमेंट यहीं रखे रहने देंगे, कॉलम की क्लास को यहाँ से बिल्कुल उठा के और हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे और यहाँ आएंगे। अब इसको हमें 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले अपने रूट एलिमेंट को गेट करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ लेट करके और रूट एलिमेंट ही कर देता हूँ उसको, लेट रूट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉम चलाएंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉम का मेथड,
और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी आईडी को गेट कर लेंगे जो कि रूट एलिमेंट के नाम से था आपके पास। तो यही आईडी थी, इसको हमने गेट कर लिया। अब यहाँ आके कंसोल को हटा देता हूँ जल्दी से, और यहाँ आके मैं क्या लिखता हूँ, मुझे क्योंकि 1 by 1 वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो इस रूट एलिमेंट को लिखता हूँ जल्दी से। रूट एलिमेंट आ गया, इसकी इनर HTML के अंदर मुझे क्या करना है, उस डेटा को प्रिंट कर देना। तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पे यूज करूंगा, अपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करूंगा, बैकटिक्स को। और बैकटिक्स के अंदर आपको पता है कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम अपनी HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं HTML के टैग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, पूरा वो जो फॉर्मेट था मेरे पास उठ के आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजेस का हम रेफरेंस दे देंगे src के अंदर। किस तरीके से देते हैं, डॉलर लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू के अंदर मेरे पास एरे आ रही है, और उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट में से मुझे किसको लेना है, मुझे इमेजेस को लेना है। इमेजेस का एक मेरे पास एरे आ रही है, उसको लेना है, और उस एरे के अंदर से इंडेक्स नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0 वाली इमेज मुझे लाके दे दो, ठीक है। इसके अलावा कार्ड बॉडी के अंदर आएंगे, कार्ड टाइटल को उठाएंगे, यहाँ से हटाएंगे इसको, और यहाँ पे आके हम वही डॉलर का साइन लगाएंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे वैल्यू डॉट टाइटल, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इसी तरह इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C करके, और इस पैराग्राफ को हटाता हूं पूरे। इस पैराग्राफ की जगह हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को वहां से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करके। कंट्रोल V करता हूं, और यहां पे आगे मुझे क्या करना है, इसके अंदर देनी है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे अभी मैं लिंक में फॉर द टाइम बिंग क्या लगा रहा हूँ, प्राइस लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वरना ये लिंक आएगा, मेरे पास सिर्फ ये एक लिंक छोटा सा बना हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यू डॉट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ ऐसे शो होगा। अब यहाँ पे जाके देख लेते हैं ब्राउजर पे। तो हमारे पास अभी क्या आ रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको एक ही बार यहाँ पे आइटरेट करवाया, हमने इसको यहाँ पे आइटरेशन नहीं करवाई। तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे कि जो भी कार्ड एक बार प्रिंट होगा वो वापस इसमें ऐड होगा और फिर दोबारा से प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरीके से लूप चल जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास चारों कार्ड्स आ रहे हैं लार्ज साइज की स्क्रीन पे, 4 कार्ड्स आ गए। और इसके अलावा जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने जाऊंगा तो रिस्पॉन्सिवनेस में देखें ब्रेक पॉइंट्स में, अच्छा अभी देखें थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे है ना, ओवरलैप कर रहे हैं थोड़े से। तो ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। हमने कार्ड को क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो इस विड्थ को हटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास कॉलम की क्लासेस है तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखें अभी 3 हो गए, 2 हो गए, और ये क्या हो गया, एक कार्ड आ गया, ठीक है। XSM में ये स्मॉल साइज, ये मीडियम और ये लार्ज साइज, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड स्ट्रैप के कार्ड्स बना सकते हैं। अच्छा इमेजेस का भी थोड़ा सा हम साइज यहाँ पे जाके एडजस्ट कर लेते हैं। इमेजेस के साइज में जाते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं HEIGHT हाइट, ठीक है, HEIGHT। और इसके अलावा यहाँ पे जाके इसकी हाइट को एडजस्ट कर देता हूँ। हाइट को मैं लिख देता हूँ 200 px, ठीक है। तो ये हमने हाइट को एडजस्ट कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कार्ड्स बन के आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड स्ट्रैप के रिस्पॉन्सिव कार्ड बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है, आप इसको और ज्यादा CSS लगा के खूबसूरत कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं था, मेरा जावास्क्रिप्ट का था। मुझे आपको बिल्कुल जो है वो स्क्रैच से बताना था कि फेच का मेथड क्या करता है, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में आया और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरीके की कुछ वीडियोस और लेके आऊंगा। और मजीद मैं इन चीजों पे काम कर रहा हूँ और कुछ मजीद प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।